हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इस चैप्टर को जो है हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, आईआईटी जेईई का भी जब इसको पढ़ाया जाता है तो 25 लेक्चर्स लगते हैं 1.5 आवर के। तो हम भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करें। आप भी समझते हैं कि काफी मुश्किल है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपके लिए कवर कर देंगे। ठीक है जी, तो सारी वीडियोस हम बनाते रहेंगे इस टॉपिक्स पे। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। किसी भी आप बोर्ड के एग्जाम्स में बैठिए या कोई भी आप जेईई नीट के एग्जाम में बैठिए, वहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड ये जो चैनल है, तो क्योंकि अभी रिसेंट में ही क्या हुआ, 2020 का आपको पता है 2020 का नोबेल प्राइज मिला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए अपने नॉलेज के लिए कि हम केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना कि चाहिए नोबेल प्राइज विनर कौन है केमिस्ट्री में। तो नोबेल प्राइज जो है विनर है, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम लोग नोबेल प्राइज विनर की बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज विनर जो है केमिस्ट्री में 2020 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज विनर जो है केमिस्ट्री में 2020 में वो कौन है जी? तो आपको उनके नाम जरूर पता होने चाहिए। तो एक साइंटिस्ट है इमैनुअल, ठीक है जी, इमैनुअल। ये जो है पूरा नाम है इनका शारपेंतिये। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ इस तरीके की है इसकी, शारपेंतिये। ठीक है, इमैनुअल शारपेंतिये, जो कि फ्रांस की हैं, गर्ल हैं, ये लेडी हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो है वो है आपकी जेनिफर ए डोडना। ठीक है जी, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, दोनों गर्ल्स हैं, लेडीज हैं। इन दोनों को क्या हुआ है जी? नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। तो एक जो है इमैनुअल शारपेंतिये जो है वो फ्रांस की हैं। ठीक है, ये लेडी जो है फ्रांस की हैं। और जेनिफर ए डोडना जो है आपकी जर्मनी की है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है केमिस्ट्री की ब्रांच में कि जो ज्वाइंट विनर है वो दोनों ही क्या है, लेडीज हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज विनर जो है वो फ्रांस और जर्मनी से दोनों को ज्वाइंट मिला है। अब किस चीज पे मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज विनर जो केमिस्ट्री में है वो किस चीज पे मिला है, किस टॉपिक के लिए मिला है। इन दोनों को जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है जी जेनेटिक एडिटिंग के लिए। इनको क्या मिला है जी? नोबेल प्राइज मिला है। जेनेटिक को क्या किया है, जो आपको पता है, जो एक कोड है किसी भी डीएनए का, उसको क्या किया इन्होंने, एडिट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आने वाले ईयर्स में, रिसेंट ईयर्स में। तो इसके लिए जो जेनेटिक की इन्होंने एडिटिंग की, इसके लिए इनको क्या मिला है, इन दोनों लेडीज को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइंट विनर है दोनों लेडीज इस बार की। तो ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केमिस्ट्री से डील करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नोबेल प्राइज विनर आपको जरूर पता होना चाहिए इस साल के जो है वो इमैनुअल शारपेंतिये जो फ्रांस की हैं, जेनिफर ए डोडना जो जर्मनी की हैं। इनको जेनेटिक एडिटिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो आइए आज जो है हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो है इस चैप्टर में, ठीक है जी, अब इसको इससे ही डेडिकेशन लेके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी, होपफुली आप भी एक दिन नोबेल प्राइज विन करेंगे।
इंडिया ने तो अभी तक जीता नहीं, तो होपफुली आप लोग मेहनत करते रहिए, क्या पता कभी ना कभी इंडिया भी नोबेल प्राइज जीते। ठीक है जी, तो चलिए जी, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीते आशा करते हैं। इसी मोटिवेशन को लेते हुए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले जो है हम ये समझेंगे आज कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम ये समझेंगे केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, तो क्या कारण है कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फिर हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और भी बहुत सारे बॉन्ड होंगे जो कि जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपने नहीं सुना, एक नया है वैन डर वाल बॉन्ड। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारा हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फॉर्म होगा, क्या प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसे फॉर्म होगा, क्या प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है कि IIT JEE में आने वाला एक टॉपिक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाता है। ठीक है, NCERT जनरली आपको नहीं समझ आता लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पूरा उसका एक वीडियो बनेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थ्योरीज क्या क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब जो है इसका चैप्टर का सिलेबस रहेगा। तो आज जो है हम समझते हैं बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो यही रहेगा कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, हमें इसका रीजन समझना है आज कि बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, तो हमको ये समझना है कि केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड क्यों बनते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि बॉन्ड क्यों बनते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी बॉन्ड जो होता है मॉलिक्यूल में, जो भी मॉलिक्यूल में या दो एटम जब कंबाइन होते हैं तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, तो उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड क्यों बनता है, मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स में क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। टू अचीव स्टेबिलिटी, हम भी अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या, एटम्स भी क्या चाहते हैं, कंबाइन होके क्या जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो। तो बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है जी, तो इसमें पहला रीजन हम समझते हैं कि अब ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी किसी भी मॉलिक्यूल में, बाय अचीविंग नोबल गैस, नोबल या इनर्ट कह लीजिए, नोबल गैस या इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with the help of ऑक्टेट रूल। ठीक है जी, देखिए मैंने क्या कहा, बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। बॉन्ड क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी, जब क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या अचीव होगा, नोबल या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है जी, और ये कैसे अचीव होगी, नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट रूल की हेल्प से। ठीक है, अब ये ऑक्टेट रूल है क्या, इसको समझना होगा। ऑक्टेट रूल क्या है, तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के पास मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, या वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एटम है और उसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे,
उस एटम ने क्या कर लिया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। तो मैंने क्या कहा, बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। हम भी क्या चाहते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल क्या करे, अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है ऑक्टेट रूल की हेल्प से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अब ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी एटम के पास मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकता है कोई एटम, तो वो क्या है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब जैसे कि आप समझिए कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपको पता है हीलियम भी क्या है, आपकी नोबल गैस है, लेकिन आपको पता है हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम बात शुरू करते हैं नियोन से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है जी, रेडोन, ये सारी क्या है, नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं। और आपको पता है किसी भी नोबल गैस या इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6। और N क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको बताता है, N किसको बताता था, पीरियड नंबर को। ये क्या थी, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी नोबल गैस की, ठीक है जी। तो अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसकी क्या होगी, अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसकी क्या होगी, आपको पता है 2s2 2p6। आर्गन की बात करें तो 3s2 3p6। इसी तरीके से क्रिप्टॉन की बात करो तो 4s2 4p6। इसी तरीके से जीनोन की बात करो तो 5s2 5p6, ठीक है जी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इजीली। तो अगर आप देखें तो इन सब में क्या है जी, इन सब में जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सेकंड शेल है, आउटर मोस्ट यही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर इसमें देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसमें देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसमें देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबको पता है कि इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, ये नोबल, ये स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल, ये एटम क्या है, रेडोन जो है या कोई भी हीलियम, कोई भी नोबल गैसेस है, ये क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इनके पास क्या है, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो हमें ये समझ आया रीजन, एक तो रीजन ये हुआ कि बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स में या किसी एटम में क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। अब वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बाय अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ऑक्टेट रूल की, वो मैंने समझाया। अब कई जगह क्या होता है कि ये जो ऑक्टेट रूल होता है फॉलो नहीं होता, ऑक्टेट रूल फेल्स मैनी टाइम। काफी समय आप देखेंगे, अभी हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो ये ऑक्टेट रूल है सेंट्रल एटम के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है काफी जगह। तो वहां ये फॉलो नहीं होता, ये कि ऑक्टेट रूल से हमने देखा किसी भी मॉलिक्यूल को उठाया और हमने ऑक्टेट रूल बता दिया। अब मान लीजिए वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो हमने उसको कह दिया कि ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। तो एक रीजन और है, तो आइए जी सेकेंड रीजन, जो एक्चुअल रीजन है इसका, उसको समझते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या है बॉन्ड बनने का, ठीक है जी। तो सेकेंड रीजन को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा रीजन समझते हैं। एक तो हमें समझ आया कि अगर बॉन्ड इसलिए बने हैं क्योंकि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। दूसरा रीजन ये होगा कि एक्चुअल रीजन क्या होगा इसका, दूसरा जो एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड formation is to lower potential energy of the system। अगर बच्चों किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो भी एक रीजन है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होने का।
अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, मतलब अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये रीजन है केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का। तो बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी भी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। अ सिस्टम इज स्टेबल when या सिस्टम इज, आप सिस्टम भी कह सकते हैं, when सिस्टम इज स्टेबल when एनर्जी इज या पोटेंशियल एनर्जी इज लोवेस्ट। कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। ठीक है, तो बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, अपनी मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी, वो क्या होगी, वो लोवेस्ट होगी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है जी, और इस रिंग के ऊपर मैंने क्या किया, एक बॉल रखा है यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने एक और रिंग लिया है और इस रिंग के ऊपर मैंने बॉल रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरा सिस्टम ए है, ये मेरा सिस्टम ए है और ये मेरा सिस्टम बी है। ठीक है जी, ये सिस्टम ए है, मैंने क्या कहा, ये एक रिंग है और ये अपनी क्या है, ये बॉल है। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरी एक रिंग है और इसके अंदर ये मैंने बॉल रखी है। तो जो सिस्टम ए है, देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है सिस्टम ए की पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉल की हाइट देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, mgh। हाइट जो है, m क्या है, मास, g क्या है, ग्रेविटी, h क्या है, हाइट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, बॉल की कुछ हाइट है, यहाँ पर तो हाइट जो है वो 0 है, वो बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। तो जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इसकी हाइट की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम बी की बात करो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि कुछ हाइट ही नहीं है बॉल की। तो सिस्टम बी क्या है, अगर इसकी कोई हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी लोवेस्ट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है, मतलब इसके कंपैरिजन में क्या है, लोअर है। लोवेस्ट की जगह आप लोअर लिख सकते हैं, लोअर है। ठीक है जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोअर है सिस्टम बी की, किसके कंपैरिजन में, सिस्टम ए की। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी तो कुछ बॉल की हाइट की वजह से क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर इस बॉल की कोई हाइट नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है तो सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम जो है आपका क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। और जब भी स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक तो ये बात मैंने आपको समझाई यहां तक। ठीक है जी, अब एक और एग्जांपल लेके इसी बात को समझाते हैं हम कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। हाँ जी, तो मान लीजिए अब मेरे पास 2 एटम है, एक एटम मेरा ए है, ये एटम ए है, मान लिया मैंने, ये मेरे पास एटम ए है, और एक मैंने एटम बी लिया है। ठीक है, ये मेरे पास एटम बी है, ये एटम बी है। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस है वो Na है। ठीक है जी, इसका न्यूक्लियस क्या है, Na है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो Nb है। ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होगा, एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो है Ea है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो Eb है। ठीक है जी, ठीक है, ये मैंने क्या कहा, 2 एटम माने हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 एटम माने, एक एटम ए है, एक एटम बी है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है एटम ए का वो Na है, जो इलेक्ट्रॉन है वो Ea है। इसी तरीके से Nb क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, Eb क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ
बी। देखिए अब जब ये जो दो एटम होंगे, जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो पास पास आना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए इनमें कौन कौन सी पहले फोर्सेस होंगी, पहले इसको समझते हैं। देखिए एन ए और एन बी, न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी। आपको पता है न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या है, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ठीक है, न्यूक्लियस एटम ए का, न्यूक्लियस एटम बी का, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ए एटम का, इलेक्ट्रॉन बी एटम का, दोनों पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेस है, आप कहोगे रिपल्शन फोर्स है। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन फोर्स है इनके बीच में। ठीक है, रिपल्शन फोर्सेस होंगी। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसी तरीके से न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। देखिए न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें जो कौन सी फोर्स है, आप कहोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस है। तो आपको ये पता चले इन दोनों एटम के बीच में क्या है, रिपल्शन फोर्सेस भी है, अट्रैक्शन फोर्सेस भी है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। तो रिपल्शन का मतलब क्या है, वो दूर दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, पास पास आएंगे। अब देखिए जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो एटम को क्या होना पड़ता है, पास पास आना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे। अगर ये दोनों पास पास आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से, तभी तो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या कहा कि अट्रैक्शन की फोर्स क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, रिपल्शन की फोर्स के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे। हाँ जी, तो पास पास आएंगे। तो जब ये पास पास आएंगे तो ये वाला एटम ए जो था और जो ये एटम बी था, ये दोनों क्या आएंगे, कुछ पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस था एटम ए का, ये एटम बी का था, ये एटम ए था, ये एटम बी था। ठीक है, अब ये जब पास पास आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, रिपल्शन फोर्स क्या होगी, डोमिनेट करने लगेगी। तो एक टाइम पे आके दोनों पास पास आते चले जाएंगे, लेकिन एक टाइम पे आके क्या हो जाएंगे, ये दोनों एटम रुक जाएंगे, मतलब एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे। तो जो ये ऑप्टिमम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच एटम में, और वो रुक क्यों जाएंगे दोनों एक टाइम पे आने के, क्योंकि रिपल्शन फोर्स भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मैंने बताया था, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, पास पास आ रहे हैं। लेकिन जब ये बहुत क्लोज आ जाएंगे फिर क्या होगा, एक टाइम पे आके ये रुक जाएगा। तो जो ये इन दोनों एटम के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जो ये आपको डिस्टेंस नजर आई है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसी को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूं कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी इसमें, इसको समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिक्रीज होगी। हाँ जी, तो अब मैं समझाता हूं। जो ये सिस्टम मैंने आपको समझाया, दो एटम मैंने लिए, दो एटम क्या हुए, दोनों एटम में आपने देखा रिपल्शन फोर्स भी है, अट्रैक्शन फोर्स भी है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या है, वो दोनों एटम्स क्लोज आए, पर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे आके, ठीक है, वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी, जो उसको रोकेगा। ठीक है, तो जो ये ऑप्टिमम डिस्टेंस होगी दो एटम्स के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड कब बनेगा, तो उसको समझते हैं। इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कब फॉर्म होगा। तो मैं जो पोटेंशियल एनर्जी समझाया था कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, आपने कहा था स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, या तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, या फिर दूसरा क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाए, लोवेस्ट हो जाए, तब भी स्टेबिलिटी आ सकती है। अभी मैंने समझाया कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा,
जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो इसी जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था उसी को ही हम समझते, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ जी, तो ये बात हुई। यहाँ पर आप सबको पता है जीरो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर। और जो ये आर है, आर क्या है आपका, आर जो है आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, आर जो है आपका वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। और पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। जो सिस्टम मैंने अभी समझाया था आपको कि दो एटम्स हैं आपके पास, दोनों एटम्स क्या है, अभी बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर है, ऐसा है, इस पॉइंट पर क्या है, मान लीजिए दूर दूर का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मतलब मान लीजिए मैंने इन्फिनिटी पे है, तो इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है, आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे। तो देखिए क्या होगा, जब एटम क्या होगा, पास पास आएंगे। क्यों आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, आते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी दोनों एटम्स के बीच में। भाई जब दो एटम्स पास पास आएंगे तो क्या होगी, एटम्स की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो एटम्स की डिस्टेंस किधर कम होगी, इसी साइड कम होगी, इस साइड तो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो एक टाइम आके क्या होगा, वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगा, रिपल्शन फोर्स की वजह से। और जहां ही रुक जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, दोनों एटम्स के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और जब बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड का फॉर्म होता है जब स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी कब आती है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट हो। तो क्या होगा, जब ये पास पास आएगा, जब ये क्या आएगा, पास पास आएगा, तो क्या होगा, देखिए आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ये आपका गया। ठीक है जी, इस तरीके से ये इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके लोवेस्ट हो जाएगा। और फिर यहां से क्या होगा, एकदम सडनली उड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो जो ये आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ से क्या हुआ है, एटम्स जो है इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पहले क्या हुआ, एटम्स पास पास आने लगे। पास पास क्यों आने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फिर क्या होगा, आते गए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी, ताकि स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। और केमिकल बॉन्ड कौन से पॉइंट पर आके बनेगा, इस पॉइंट पर आके बनेगा। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट पर आके अगर आप बात करो, तो अगर इस पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, देखिए लोवेस्ट है, सबसे कम है यहाँ पर। जीरो से भी -1 -2 -3 -4, सबसे लोवेस्ट है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट। इस पॉइंट पे क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लोवेस्ट। और अगर लोवेस्ट होगी तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा किनके बीच में, वो दो एटम्स के बीच में। तो जो ये पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या है, R0। और R0 आपकी क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, फिर उससे ज्यादा तो रिपल्शन फोर्स बढ़ती जाएगी। जब रिपल्शन होगी बढ़ेगा तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके के ग्राफ से हम उसको समझा सकते हैं। तो आपको ये समझ आया कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं। आपको समझ आया बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड इसलिए फॉर्म होते हैं ताकि स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। स्टेबिलिटी को हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट टूल। पर ऑक्टेट टूल बहुत जगह फेल भी हो जाता है। तो दूसरा रीजन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअल रीजन है। कोई भी सिस्टम क्या होगा, स्टेबिलिटी तब आएगी जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी लोवेस्ट होगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया। तो होपफुली आपको समझ आया कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड।
ठीक है, कितने तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कर देता हूं मैं इसको कि कौन कौन तरीके के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना, बॉन्ड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है वो दो तरीके के हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक आपका होता है वीक बॉन्ड। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, जिनकी एनर्जी क्या होती है 200 से 400 किलो जूल पर मोल हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिस बॉन्ड को तोड़ने पे इतनी एनर्जी रिलीज होगी 200 से 400 किलो जूल पर मोल, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वीक में क्या है 2 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, अगर इतनी एनर्जी हमें मिल रही है किसी बॉन्ड को तोड़ने पर तो क्या होगा वहां पर क्या है वो वीक बॉन्ड। अगर 2 से 40, कई जगह 32 भी लिखा रहता है, तो 32 या 40 जो है वो एकदम परफेक्ट वैल्यू है। अगर इतनी एनर्जी हमें मिल रही है किसी बॉन्ड को तोड़ने से तो वो वीक बॉन्ड है। ठीक है, एनर्जी जो है वो कितनी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की 200 से 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो किसके बीच में मिलता है, एटम एटम के बीच में मिलता है। ठीक है, इंटर एटॉमिक मतलब एटम एटम के बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किनके बीच में होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है, या इंटर एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है ये। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता है, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड होता है, और वो जनरली क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है ये 3 तरीके के हैं, काफी तरीके के हैं, लेकिन जो हम डिस्कशन करेंगे वो किस किस का करेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, हम किस किस का डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, जो 200 से 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देते हैं। वीक बॉन्ड क्या होते हैं, जो 2 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी देगा, वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किनके बीच में बना होता है, 2 एटम्स के बीच में, मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है। और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये वीक बॉन्ड है। अब इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वो कौन कौन से हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। इसी तरीके से इंटर मोलिकुलर 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड हो सकता है वो कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, वो या तो आपका होगा, वो आपका पहला कैटेगरी में कह देता हूं वैंडरवॉल बॉन्ड। और ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं वैंडरवॉल बॉन्ड्स भी। ठीक है, ये पूरे डेप्थ में हमको पढ़ना है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वैंडरवॉल बॉन्ड जो खुद 5 टाइप का, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये खुद कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। अब ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है, एक टाइप है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो टाइप है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या होता है, ये पूरा सिलेबस है, ये आपको अब हम पूरा आयनिक बॉन्ड पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे
कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी पे ही रहेगा हमारा, ठीक है जी। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा कि आयोनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है। इसी तरीके से फिर हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, ये सारा सिलेबस है आपका। इसी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे कैसे होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि थ्योरीज क्या क्या है कोवलेंट बॉन्ड की। ये हमारे आगे के लेक्चर्स रहेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। इसी तरीके से कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कौन कौन सी थ्योरीज आई कोवलेंट बॉन्ड के लिए, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। थ्योरीज में हम पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनेगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है आपका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारा जो है आपको मैंने एक सिलेबस बताया। तो आने वाले टॉपिक में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, लैटिस एनर्जी क्या है आपकी, ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।